सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं और कैटालिस्ट के बारे में कि कैटालिस्ट का क्या फर्क पड़ता है रिएक्शन की स्पीड के ऊपर। सो आवर टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ व्हाट इज कैटालिस्ट? तो हमारे पास अभी जो एट प्रेजेंट है सीबीएसई के 12th के सिलेबस में एक टॉपिक कटा हुआ है जो कि 5th चैप्टर हुआ करता है और उसका नाम है सरफेस एंड कैटालिसिस। वहां पे बहुत डिटेल में कैटालिसिस के बारे में और कैटालिस्ट के बारे में। तो कैटालिस्ट क्या होते हैं? कैटालिस्ट आर दो सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज। यानी जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है पर खुद उसमें कोई चेंज नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं हम? कैटालिस्ट। एंड द फिनोमिनन in which suitable catalyst is used to increase the rate of reaction is known as catalysis। तो catalysis क्या होगा? एक ऐसा फिनोमिनन जिसमें हम कैटालिस्ट को का इस्तेमाल करते हैं रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। तो ठीक है, कैटालिस्ट क्या हो गया? रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा, खुद उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मेरे पास मैंने यहां पे ये रिएक्शन लिखा हुआ a प्लस बी गिव राइज ए बी, तो ये रिएक्शन स्लो होगा बिकॉज इट इज अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। बट अगर कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हम रिएक्शन को करेंगे तो ये रिएक्शन जल्दी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। दिस इज कैटलाइज्ड रिएक्शन। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द रोल ऑफ कैटालिस्ट? ठीक है, मैं आप बात कर लेते हैं पहले व्हाट इज रोल ऑफ कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट का मेन काम क्या है कि इट लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, इट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी। हमने पहले ही पढ़ लिया है कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, उसको बोलते थ्रेशोल्ड एनर्जी। और जो हमने बाहर से एनर्जी सप्लाई की ताकि रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर या उससे ज्यादा हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। और वहां पे हमने एक बात और पढ़ी थी कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी होती है स्लो तो रिएक्शन क्या होता है? फास्ट। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी है हाई तो रिएक्शन क्या होता है? स्लो। तो कैटालिस्ट का यहां पे क्या काम है कि इट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी एंड देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो जल्दी होता है, क्योंकि लो एक्टिवेशन एनर्जी मींस फास्ट रिएक्शन। नाउ इन टर्म्स ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या हुआ कि जैसे ये A2 और B2 दिस गिव राइज टू AB, तो यहां पे हमारे पास क्या बनता था? ट्रांजिशन स्टेट। और मैंने आपको पहले भी बताया कि ट्रांजिशन स्टेट बनने के लिए कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। और जो बाहर से एनर्जी दी उसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। नाउ व्हेन कैटालिस्ट कंबाइन विद रिएक्टेंट then it form again transition state or activated complex having lower activation energy। so यहां पे क्या हो गया हमारे पास कि इस वाले की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो लो हो गई। उसके बाद क्या होगा? ठीक है, ये जो पुरानी बॉन्ड है ये सारी टूट जाएगी और नई बॉन्ड बन जाएगी। एंड और जो कैटालिस्ट भी इन्वॉल्व हुआ था वो भी रीजनरेट हो जाता है। तो ये खासियत है कैटालिस्ट की, वो रीजनरेट हो जाता है एट द एंड। तो हमने क्या बोला कि रोल ऑफ कैटालिस्ट इज टू डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। अगर हम यहां पे ये देखें रिएक्शन प्रोफाइल देखें, अगर हम यहां पे, तो ये क्या है हमारे पास जो ब्लैक कलर से शो किया गया है, ये सारा वही पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है जो हमने पहले भी लिखा हुआ है। इस तरफ पोटेंशियल एनर्जी है और इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और HR भी लिख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। दिस इज EP एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, और जो दोनों का डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा H। नाउ अभी जो ब्लैक कलर वाला ये क्या है? अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है। तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी चाहिए? इतनी ज्यादा चाहिए, इतनी। अब जब हमने कैटालिस्ट ऐड कर दिया तो कैटालिस्ट ने क्या किया? एक ऑल्टरनेट पाथ बताया रिएक्शन को ताकि, और जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम लगे। सो ये जो रेड कलर वाला दिखाया दिस इज कैटलाइज्ड रिएक्शन, और इसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो EA डैश है। सो यहां पे क्लियरली है कि EA डैश इज लेस देन EA। आप इसको ऐसा समझिएगा कि एक पहाड़ी है और एक इंसान ने पहाड़ी पे चढ़ना है, फिर दूसरी साइड में जाके वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। तो उसको एक ही रास्ता पता है कि पहले पहाड़ी के टॉप पे जाओ फिर जाओ नीचे। पर कैटालिस्ट एक ऐसा इंसान मिल गया उस पर्सन को जिसने इसको शॉर्टकट बताया कि बोलते दूसरी तरफ जाने के लिए आपको जरूरी नहीं कि आप उस पहाड़ी के टॉप पे जाए, आप बीच से भी एक शॉर्टकट ले सकते हैं। तो वही काम यहां पे कैटालिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो कैटालिस्ट क्या कर रहा है? इट इज लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी और उससे क्या हो रहा है? हमारे पास रिएक्शन की स्पीड बढ़ रही है। राइट। नाउ अब हम यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या इंपॉर्टेंट फीचर्स कर लेते हैं कैटालिस्ट की, जो कि बहुत जरूरी है हमारे को आना, और क्वेश्चन इसके ऊपर बड़े बार पूछे जाते हैं।
तो हम लिख देते हैं यहां पे कि फीचर और कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी ऑफ कैटलिस्ट एंड रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय इट। तो आप नोट करिएगा पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ओनली वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज सफिशिएंट टू कैरी रेट ऑफ रिएक्शन। तो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि कैटलिस्ट एट द एंड रिएक्शन रीजनरेट हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है कैटलिस्ट रिएक्शन के एंड में, तो स्मॉल अमाउंट ही सफिशिएंट है टू ब्रिंग अबाउट लार्ज चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड क्या है कि जैसे हमने बोला कि इट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी बट इट हैज नो इफेक्ट ऑन डेल्टा एच। जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है उसको उसने डिस्टर्ब नहीं किया। आप यहां देखिए, यहां तो कैटलिस्ट ने कुछ काम ही नहीं किया। कैटलिस्ट का मेन काम क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी को लो करना है, ठीक है। तो नो इफेक्ट ऑन डेल्टा एच एंड एट द सेम टाइम डेल्टा जी। ना तो ये गिब्स फ्री एनर्जी को चेंज करेगा, अफेक्ट करेगा, ना ही एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा। थर्ड पॉइंट, इट कैन नॉट इनिशिएट रिएक्शन। ये रिएक्शन की स्पीड को इट कैन नॉट इनिशिएट, ये रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता। इनिशिएट, INITI, इट कैन नॉट इनिशिएट रिएक्शन। ये इनिशिएट नहीं करेगा तो किसको करेगा? मतलब जो रिएक्शन हो सकते हैं उनकी स्पीड को इंक्रीज करेगा। मींस इट इंक्रीजेस स्पीड ऑफ फिजिबल या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, फिजिबल और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, उनकी स्पीड को तो ये इंक्रीज करेगा, बट नॉट इंक्रीज स्पीड ऑफ नॉन फिजिबल और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। उनकी स्पीड को ये अफेक्ट नहीं करता है हमारे पास। एंड नेक्स्ट है जी हमारे पास, जिस स्पीड से कैटलिस्ट रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा उसी स्पीड से वो वापस भी लेके आएगा। दैट मीन्स कि इट हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करता। हां, क्या करता है? हेल्प्स टू अचीव इक्विलिब्रियम क्विकली। सो इट हेल्प्स टू अटेन इक्विलिब्रियम क्विकली। तो ये पॉइंट आपने याद रखने कि बहुत कैटलिस्ट बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है और ये ड्रास्टिकली रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर सकता है। एंड देन सेकेंड पॉइंट जो हमारे पास है कि इट डिक्रीजेज एक्टिवेशन एनर्जी एंड इट हैज नो इफेक्ट ऑन डेल्टा एच एंड डेल्टा जी। ना तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता, ना ही गिब्स फ्री एनर्जी पे कोई इसका फर्क पड़ता है। इट कैन नॉट इनिशिएट रिएक्शन। दैट मीन्स कि इट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ फिजिबल रिएक्शन। जो रिएक्शन हो सकते हैं, पॉसिबल है, स्पॉन्टेनियस है, उनकी स्पीड को तो ये बढ़ाएगा। तो दैट मीन्स कि इट कैन नॉट इंक्रीज द स्पीड ऑफ नॉन फिजिबल या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, उनको नहीं कुछ कर पाएगा। देन इट डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जिस स्पीड से रिएक्शन को आगे ले जाएगा उसी स्पीड से वापस भी लेके आएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन में इसका कौन है? हाँ, इट हेल्प्स टू अटेन इक्विलिब्रियम क्विकली। तो ये हो गए जी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट। तो ये टॉपिक यहीं पे करते हैं क्लोज। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास जो बार बार इस चैप्टर में यूज हो रहा था और उसी के बारे में बात करने को आ गया जी, दैट इज कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज आर कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, जो ये रिएक्टेंट है हमारे पास, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड। पहला पॉइंट तो यही है, टू फॉर्म प्रोडक्ट, टू फॉर्म प्रोडक्ट। दिस इज द फर्स्ट बेसिक क्राइटेरिया और बेसिक कंडीशन। और ये मैंने चैप्टर के आपको ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में भी ये बात बताई थी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कोलाइड करना जरूरी है प्रोडक्ट बनाने के लिए। दूसरी बात कि जो नंबर ऑफ कोलिजन्स होते हैं ना,
number of collisions taking place in 1 second, number of collisions in 1 second in 1 centimeter cube volume is known as collision frequency. ये वर्ड भी हमने पहले सुना इस चैप्टर में कि जो 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर जितने ज्यादा कोलिजन्स होंगे उनको क्या बोलेंगे हम, उनको बोलेंगे हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी। देन फिर क्या बोला कि जो टाइप ऑफ कोलिजन्स है ना वो दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ कोलिजन्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन्स। नंबर 1 इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन्स कौन से होते हैं? अच्छा एक पॉइंट मैं थोड़ा स्किप कर गया, मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ कोलिजन्स इन 1 सेकंड इन 1 सेंटीमीटर क्यूब इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। एंड जो जेड की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है 10⁻25 टू 10⁻28, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर इतने ज्यादा कोलिजन्स हो रहे हैं 1 सेकंड में। पर कोलिजन भी दो तरह के हैं, एक होता है इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन होता है विच रिजल्ट इनटू प्रोडक्ट्स, यानी जिसकी वजह से प्रोडक्ट बन जाए हमारे पास, उन कोलिजन्स को बोलेंगे हम इफेक्टिव कोलिजन। और इनइफेक्टिव कोलिजन क्या हो गए? इन इफेक्टिव कोलिजन विच डू नॉट रिजल्ट इनटू प्रोडक्ट्स, यानी जिसकी वजह से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ये सिनेरियो इस तरह से है जैसे एक ऑल इंडिया लेवल का एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करते हैं हम, मान लेते हैं हमने बात की नीट की या हमने बात की जेईई मेंस की। तो आपको पता है कि लाखों बच्चे जो है वो हर साल एंट्रेंस एग्जाम्स देते हैं, फॉर्म फिल करते हैं और एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं। पर सबको तो जो है वो एडमिशन तो नहीं मिलती गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर। अगर हम 2023 की बात करें तो लगभग 21 लाख स्टूडेंट जो है वो नीट के लिए अपीयर हुए थे, पर जो गवर्नमेंट सीट्स है ऑल ओवर द इंडिया वो है 1 लाख। तो आप ये समझिएगा कि 21 लाख जो 21 लाख जो स्टूडेंट्स है दे आर पार्टिसिपेटिंग, बट अल्टीमेटली 1 लाख स्टूडेंट्स आर गेटिंग सीट्स इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो वही सिनेरियो यहां पे भी होगा कि बहुत सारे मॉलिक्यूल कोलाइड तो कर रहे हैं, पर सिर्फ कुछ ही कोलिजन्स है जिसकी वजह से प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और उन कोलिजन्स को क्या बोलेंगे हम? इफेक्टिव कोलिजन। मतलब जो ये 1 लाख वाले वो इफेक्टिव कैटेगरी में आ गए हमारे पास। नाउ लेट अस टॉक फर्दर। अब आपको पता है कि नीट या जेईई के लिए जो हमारे पास वहां तक उस मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? 2 क्राइटेरिया होते हैं। एक क्राइटेरिया क्या है कि आपको 12th पास करनी होगी, ठीक है, पीसीएम पीसीबी उसमें आपके 12th होने चाहिए और मिनिमम जो एक परसेंटेज है उतने होनी चाहिए। ये तो पता है कि कोई कॉमर्स वाला या कोई आर्ट्स वाला स्टूडेंट तो उसमें अपीयर नहीं होगा। तो फर्स्ट क्राइटेरिया तो वो है। दूसरा क्या है कि आपको जो है वो एंट्रेंस एग्जाम्स के जो मेरिट है उसमें आना पड़ेगा, उसके कट ऑफ से ऊपर जाना पड़ेगा आपको, मतलब जो भी कट ऑफ होगी उसमें। तो 2 क्राइटेरिया वहां पे भी एग्जैक्टली सेम 2 क्राइटेरिया यहां पे भी है, तब जाके हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन आएगा। बिल्कुल सिंपल है इसको अंडरस्टैंड करना। तो हमने क्या बोला कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को पहले कोलाइड करना पड़ेगा, फिर प्रोडक्ट बनाएंगे। दूसरा नंबर ऑफ कोलिजन्स जो 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर क्यूब में होंगे उसको क्या बोलते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, पर सारे कोलिजन प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। and the collisions which result into product are called effective collision and those which do not result into product they are called ineffective collision. Now so यहाँ पे क्या है कि in order to give effective collision यानी to form product जो colliding molecules must overcome 2 barriers, ठीक है। so यहाँ पे लिख देता हूं मैं to have effective collision जो ये कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स है मस्ट ओवरकम 2 बैरियर्स। देयर आर 2 बैरियर्स विच नीड टू बी ओवरकम। 2 रुकावटें हैं, जैसे एक 12th वाला बैरियर है और दूसरा एंट्रेंस वाला बैरियर है, इन द सेम वे। तो जो हमारे पास फर्स्ट बैरियर है नंबर ए, उसका नाम है एनर्जी बैरियर।
एनर्जी बैरियर। नाउ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव सम मिनिमम एनर्जी टू फॉर्म प्रोडक्ट, यानी 12th पास होना पहले जरूरी है मिनिमम रिक्वायर्ड परसेंटेज के साथ। सो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव सम मिनिमम एनर्जी टू फॉर्म प्रोडक्ट एंड दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसके बारे में भी मैंने पहले बात की थी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है जी, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट हमारे पास कि कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव सम मिनिमम एनर्जी विच इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी, और अगर उनके पास वो एनर्जी नहीं है तो बाहर से वो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा एनर्जी दी गई है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा है ए बी, ये दो तरह के मॉलिक्यूल से एंड दे आर फॉर्मिंग ए बी, ठीक है, इस तरह से है हमारे पास, एंड लेट जेड ए बी जो है वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, and F is the fraction of effective collision. Fraction of effective collision. अब फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन कौन होते हैं? जिनके पास जो एनर्जी है इट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू, जिनके पास ये एनर्जी है। तो रेट जो है हमारे पास वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा फिर। तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी dx by dt, ये Z और ZAB ऐसा लिख देते हैं हम, ZAB इंटू F, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। नाउ जो ये F है इट इज गिवन बाय बोल्ट्जमैन थ्योरी एक हमारे पास। सो जो फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन e रेज टू द पावर माइनस EA ओवर RT, आप ऐसा याद रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए जो बाहर से एनर्जी सप्लाई दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी जो रेट है that is ZAB into e raised to the power minus EA upon RT। ये हो गया जी हमारे पास। तो अभी हमने फर्स्ट फैक्टर के बारे में बात की जिसका नाम है हमारे पास, और एनर्जी बैरियर या एनर्जी फैक्टर के बारे में बात की। दूसरा जो फैक्टर है, जो दूसरा जो बैरियर है विच कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट ओवरकम इन ऑर्डर टू produce effective collision or result product effective collision, that is orientation barrier। orientation barrier इसका मतलब क्या हुआ? this means colliding molecules must face each other properly at the time of collision, तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। तो ओरिएंटेशन बैरियर का मतलब कि colliding molecules must face each other properly at the time of कोलिजन, आमने सामने सही तरीके से आने चाहिए। आप इसको एक डेली लाइफ के एग्जांपल से भी कोरिलेट कर सकते हैं कि दो फ्रेंड है, दो रोज मिलते हैं वो और एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, ठीक है, उनके बीच में एक बॉन्डिंग है प्रॉपर। अब किसी दिन ऐसा हो गया कि एक फ्रेंड ने अपना हाथ आगे बढ़ाया हैंडशेक करने के लिए, पर दूसरे ने उसको इग्नोर कर दिया और वो साइड में चला गया, मतलब उन्होंने उनका जो ओरिएंटेशन है प्रॉपर नहीं रहा, तो बॉन्ड नहीं बनेगी उनके बीच में। एग्जैक्टली इन द सेम वे, ये सेम वे यहाँ पे भी है कि जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है वो आमने सामने सही तरीके से आने चाहिए, तब जाके हमारे पास जो है वो इफेक्टिव कोलिजन बनेगा, यानी प्रोडक्ट बनेगा। तो इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर से। आपको याद होना चाहिए, हमने पढ़ा हुआ है कि जब हम NaOH एक्वस डालते हैं तो क्या होता है हमारे पास? बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है SN2, और उसमें क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और ये प्रोडक्ट बन गया हमारे पास CH3OH प्लस NaBr। तो इस एग्जांपल से हमने क्या करना है? हमने जो है ओरिएंटेशन बैरियर को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ओरिएंटेशन फैक्टर को समझने के लिए मैंने जैसे आपको बोला कि कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन, तब जाके उनके बीच में प्रोडक्ट बनेगा। तो हमने एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर से क्वेश्चन लिया जिसमें जो है वो NaOH जो न्यूक्लियोफाइल है वो Br को रिप्लेस कर रहा है। अब हमारे को ये पता है कि जो ये बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड है, और जो न्यूक्लियोफाइल है ऑब्वियस सी बात है उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर उसने कार्बन के ऊपर अटैक करना है तो उसके पास दो रास्ते, एक तो वो बैक साइड से अटैक करे और एक वो फ्रंट साइड से अटैक करे। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या हुआ कि जो OH है वो बैक साइड से अटैक करे,
उससे क्या हो जाएगा कि उसने जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए, जिसको मैंने यहाँ पे दिखाया, और ये क्या बन गई, ट्रांजिशन स्टेट बन गई हमारे पास, जिसमें ओल्ड बॉन्ड बन रही होती, नई बॉन्ड जो है वो सॉरी ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रही थी, न्यू बॉन्ड जो फॉर्म हो रही थी, और उसके बाद अल्टीमेटली हमारे पास ये मिथेनॉल बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो इम्प्रॉपर, इस वाले ओरिएंटेशन को हम इम्प्रॉपर क्यों बोलेंगे, क्योंकि अगर वो फ्रंट से अटैक कर रहा है तो जो यहाँ पे Br नेगेटिव है ना, ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और OH के पास भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करेंगे, तो जब रिपेल करेंगे तो वो OH को इसके पास अटैक नहीं करने देगा, और उस केस में हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो दो बातें हमारे को समझनी है कि पहली बात मॉलिक्यूल कोलाइड होने चाहिए, दूसरी बात कि कोलिजन वही प्रोडक्ट बनाएगा जिसमें एक तो मिनिमम एनर्जी होगी और दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा। ठीक है, तब जाके जो है वो रिएक्शन हो पाएगा। नाउ अब क्या किया गया कि जो टू अकाउंट फॉर प्रॉपर ओरिएंटेशन, अगर हमने प्रॉपर ओरिएंटेशन को भी कंसीडर करना है तो एक अनदर फैक्टर लिया गया, अनदर फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है जी, और उसको बोला जाता है, P से डिनोट किया जाता है, क्या क्या नाम है इसके, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, इंट्रोड्यूस इन इक्वेशन 1, हम ऐसा कर सकते हैं, इन इक्वेशन 1। तो P को क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, दूसरा नाम क्या है, स्टेरिक फैक्टर, और तीसरा नाम क्या है इसका, ओरिएंटेशन फैक्टर भी बोला गया इसको। प्रोबेबिलिटी फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर, यहां लिख दिया मैंने नाम इसका। तो ये भी इंट्रोड्यूस किया गया इक्वेशन 1 में। तो फाइनली हमारे पास जो कोलिजन थ्योरी के हिसाब से रेट किसके बराबर होता है, K, एंड दैट इज P इंटू ZAB एंड E रेज टू द पावर माइनस EA ओवर RT, और जो P इंटू ZAB है इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। आपको याद आ गया होगा जो हमने अरीनियस इक्वेशन पढ़ी थी। तो अल्टीमेटली फिर हमारे पास रेट क्या बन गया जी, कोलिजन थ्योरी के हिसाब से रेट इज इक्वल टू A E रेज टू द पावर माइनस EA ओवर RT। सो ये आ गया जी हमारे ZAB, सॉरी यहाँ पे जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी ली थी हमने AB। तो दिस इज द कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। नाउ देयर इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत बार ये पूछा गया है कि कैन अ रिएक्शन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, एक्सप्लेन करो इस पॉइंट को। क्या किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो सकती है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हो सबके सब प्रोडक्ट बनाएंगे, वो तो वही बात होगी। या ऐसी बात है कि अगर 21 लाख बच्चे नीट का एग्जाम्स दे रहे तो 21 लाख के 21 लाख को एडमिशन दे दो, ठीक है, बस फॉर्म भरो और एडमिशन दे दो। पर ऐसा तो नहीं होता, कुछ क्राइटेरिया तो होता है हर चीज के लिए, ठीक है। तो दैट मीन्स कि कैन अ रिएक्शन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी? नो। व्हाई? बिकॉज इफ EA इज जीरो, अगर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हुई तो जो रेट आएगा मेरे पास वो किसके बराबर आएगा? A E रेज टू द पावर जीरो, दैट इज रेट किसके बराबर हो जाएगा? A क्या होता है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी फैक्टर, जो कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी फैक्टर से रिलेटेड है। तो इसका मतलब हो गया कि दिस मीन्स कि ऑल कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स विल फॉर्म प्रोडक्ट। तो आप इसको याद रखिएगा फिर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स विल फॉर्म प्रोडक्ट विच इज नॉट पॉसिबल। तो हम ये भी उससे कि ऑल कोलाइडिंग मॉलिक्यूल या ऑल कोलिजन, ऑल कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स और ऑल कोलिजन्स, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, will result product which is not possible, therefore EA cannot be equal to 0। तो ये हो गया जी हमारे पास ये फैक्टर, और एक छोटा सा हम और भी इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और उसके बाद हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन बच जाएगा।
एक और वीडियो लगेगी और फिर हमारे पास ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। नाउ इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। on rate, effect of radiation on rate. So there are many chemical reactions which do not take place in dark, but they take place only in the presence of sunlight, and such reactions are called photochemical reaction. तो उनको बोलते हैं हम photochemical reaction which do not take place in dark but take place only in the presence of sunlight. तो आप familiar हो इस रिएक्शन से, जो कि HNO सनलाइट की ही प्रेजेंस में होता है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एक और एग्जांपल है हमारे पास H2 प्लस Cl2। ये भी जो रिएक्शन होता है ये सनलाइट की ही प्रेजेंस में होता है, तो इसलिए हम इन रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन। और यहां पे आपने एक बात याद रखनी कि the rate of such reaction neither depend on rate, यहां लिख देते हैं neither depend on concentration of reactant nor on temperature, but depend on intensity of light used। ये बात याद रखनी है आपने कि इनका जो रेट होगा वो ना तो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा रिएक्टेंट के, ना ही टेम्परेचर के ऊपर, बट दैट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूज्ड। तो अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें, हमने एक बिल्कुल अंधेरे में किसी प्लांट को ग्रो करवाना है, हम उसमें अच्छी तरह से जो है वो फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, पर सनलाइट बिल्कुल उसको एक्सपोज नहीं होने दे रहे हैं, तो वो ग्रो नहीं करेगा। दैट मीन्स कि कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि सनलाइट की जो इंटेंसिटी है, जो लाइट की इंटेंसिटी है, वो उस रिएक्शन के लिए जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन हुज रेट इज ओनली अफेक्टेड बाय इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूज्ड। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसमें कि हाउ टू डिटरमिन रेट कांस्टेंट, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, थैंक यू।